हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर दोस्तों इस बुक से दोस्तों 50+ क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इस बुक से यह दोस्तों बुक दोस्तों पूरा यूट्यूब पर छा चुका है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बुक दोस्तों आप लोगों को बता दें दोस्तों, जितना कहेंगे उससे कई गुना अधिक दोस्तों यह बुक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और स्टाफ हैट है दोस्तों। यही रामबाण साबित कर रहा है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आज हम लोग दोस्तों आज सेट जो लाए हैं दोस्तों, आज जो सेट चलाएंगे दोस्तों, यह जो है सेट है प्रीवियस ईयर सेट है। और यहाँ पर दोस्तों 11/3/2018 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है सभी को दोस्तों। एक्स्ट्रा फैट भी देखेंगे साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी असम। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है सत्रिया। उसके बाद आगे देखते हैं, सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। उसके बाद 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं से एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर इस प्रकार है। आइए बारी बारी से सभी को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत अर्थात तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। आगे देखते हैं, इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है अर्थात भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। डाउट क्लियर हो गया? आगे आते हैं। इसके कलाकार दोस्तों निम्न है यहाँ पर कलाकार। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से है और सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम से है। उसके बाद रुक्मिणी देवी ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है और मृगलीना साराभाई ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी के बारे में देखेंगे आप। आंध्र प्रदेश का यह प्रसिद्ध नृत्य है। इस आधार पर भौत मुनि का नाट्य शास्त्र पर आधारित है यह कुचिपुड़ी। आगे देखते हैं, इसके कलाकार निम्न है कुचिपुड़ी के। तो यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है और लक्ष्मी नारायण भी संबंधित है और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी भी संबंधित है कुचिपुड़ी से। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है ओडिशा, यह ओडिसी में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इस नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, रानी कर्ण। उसके बाद यहीं पर दो ही कलाकार है। यहाँ पर ओडिसी के कलाकार हैं सोनल मानसिंह और रानी कर्ण, याद रखिएगा। उसके बाद कथकली के बारे में देखेंगे। यह केरल की प्रसिद्ध क्या है, शास्त्रीय नृत्य है कथकली। इनके कलाकार निम्न है यहाँ पर बल्लल तोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, मृगलीना साराभाई, ये सभी दोस्तों कथकली के कलाकार हैं। आगे देखते हैं, कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथक उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य है। आइए आगे देखते हैं, कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य रूप में कथन करना। दोस्तों यह बुक काफ़ी है दोस्तों, आप लोग इस बुक को पढ़ लेते हैं अच्छा से गहराई से दोस्तों, तो निश्चित आप लोग को बिहार दरोगा निकल जाएगा। बिहार दरोगा पीटी मेंस दोनों निकल जाएगा इस बुक से दोस्तों। आप लोग ज़रूरी नहीं है क्लास करना, काफ़ी है ये बुक दोस्तों। इतना इसमें फैक्ट है ना दोस्तों, क्या कहा जाए। आइए शुरू करते हैं फिर। प्राचीन काला में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस नृत्य को कलाकार निम्न है। आइए देखते हैं बारी बारी से। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर इस नृत्य के कलाकार निम्न है बिरजू महाराजा। थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए अब तो यहाँ पर दोस्तों कथक के संबंधित है बिरजू महाराजा, लच्छू महाराजा, सुखदेव महाराजा और सितारा देवी, गोपाल कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका साराभाई, ये सभी दोस्तों ये जो है कथक से संबंधित है। यहाँ पर मणिपुरी के बारे में देखेंगे। आइए मणिपुर के बारे में देखते हैं, मणिपुर नृत्य के बारे में। यहाँ पर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है क्या, मणिपुर। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है, मणिपुरी है। सॉरी दोस्तों मणिपुरी है। इनका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर में हुआ था दोस्तों और मणिपुर के नाम से पड़ा था। जो मणिपुरी नृत्य है मणिपुर के नाम से पड़ा था। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है जिनमें राधा और कृष्णा के प्रेम प्रसंग के प्रमुख दोस्तों इसमें
ऐड किया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके मुख्य कलाकार अमलीला सिंह, ये आतम्ब सिंह, उसके बाद नल कुमार सिंह, उसके बाद सविता महतो, कलावती देवी, झावेरी बहने। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछता है झावेरी बहने का संबंध किससे है, तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, झावेरी बहने और गोपाल सिंह, ये सभी। आगे देखते हैं और मोहिनी अट्टम के बारे में देखेंगे दोस्तों विस्तार से। मोहिनी अट्टम यह जो है केरल का राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है अर्थात प्रचलित है। आगे देखते हैं मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है और मोहिनी के रूप में हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। आगे देखते हैं मोहिनी अट्टम के कलाकार यहाँ पर निम्न है कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, ये सभी दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंधित था। यहाँ पर दोस्तों श्री देवी इंपॉर्टेंट है, यह मोहिनी अट्टम से संबंधित है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। श्री देवी और हेमा मालिनी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदरी में स्थापित किया गया था, जो कि यह प्रथम उर्वरक संयंत्र है भारत का। और यहाँ पर आइए स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में और 1951 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में प्रथम है भारत में रानीपेट, जो कि है तमिलनाडु में अवस्थित है और वहीं पर खोला गया था। आगे है भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता है। भारत विश्व में कौन नंबर पर है, तीसरा है उर्वरक उत्पादन में। आगे आइए यहाँ पर लिखा है दोस्तों चीन अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मुख्य रूप से उत्पादन देश है। आगे है पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है, याद रखिएगा पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है भारत पूरी तरह आयात करता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना कब किया गया था, 1951 में सिंदरी में तत्कालीन बिहार में किया गया था, याद रखिएगा 1951 में। और यह जो भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक है 1951 में सिंदरी तत्कालीन बिहार में किया गया था। आगे देखते हैं उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, जब तक दोस्तों गहराई से नहीं पढ़िएगा सब एग्जाम नहीं निकलेगा दोस्तों, जब तक गहराई से पढ़िए एग्जाम निकालना है। तो ऐसे सोचते हैं कि हवाई पढ़ लेंगे तो नहीं होगा दोस्तों, हवाई पढ़ना कोई काम के नहीं है दोस्तों, पीटी निकल जाएगा मेंस में दोस्तों, फेंका जाइएगा। इसलिए दोस्तों गहराई से पढ़िए, आप लोग को मेंस निकालना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बल्लालपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज उत्पादन क्षेत्र की कंपनी है। तो बल्लालपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र कंपनी है। आगे है यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। बल्लालपुर दोस्तों यह जो है इंडस्ट्रीज लिमिटेड महाराष्ट्र में है, जो कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश में है और यह गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो यही तात्पर्य है। इसका आंसर एक उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो, उसी को दोस्तों समस्थानिक कहा जाता है। वे तत्व वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो, उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक। यहाँ पर आइए उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग, तो समस्थानिक कहलाएगा। समस्थानिक यहाँ पर डिटेल में है, आइए दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं। तो समस्थानिक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान, द्रव्यमान अगर ये असमान होगा तो समस्थानिक कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, यहाँ पर प्रोटियम और ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता गुण प्रदर्शित करता है।
हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ट्राइटियम, जो कि रेडियो सक्रिय प्रदर्शित गुण प्रदर्शित करता है, ट्राइटियम। उसके बाद सर्वाधिक समस्थानिक वाला पोलोनियम है। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? पोलोनियम का है, और जिसका टोटल 27 है, याद रखिएगा दोस्तों। पोलोनियम का समस्थानिक संख्या कितना है? 27 है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के समस्थानिक है और यहाँ पर बनाया गया है। ये देख लेते हैं बारी बारी से समस्थानिकों के उपयोग। तो बारी बारी से देखते हैं। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। यह जो है यहाँ पर दोस्तों आयु जो है जानने के लिए, मतलब किसी पुरानी कार्बनिक पदार्थ जो होता है ना, उसका जो आयु जानने के लिए समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कैंसर उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक C60 अर्थात कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। आगे है यूरेनियम के समस्थानिक U235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में किया जाता है दोस्तों, ईंधन के रूप में U235 याद रखिएगा। अगला देखते हैं घेंघा रोग इलाज में आयोडियम समस्थानिक। घेंघा के जो दोस्तों घेंघा रोग जो इलाज होता है ना, उसमें आयोडियम के समस्थानिक है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर I331 का उपयोग किया जाता है घेंघा रोग के इलाज में। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? वह कौन सा गुरु है? इसका आंसर दोस्तों एक गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। यहाँ पर दोस्तों डिटेल में है। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ में की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। लंगर व्यवस्था को जो गुरु नानक देव जैसे बनाया था लंगर व्यवस्था, उसको अस्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद ने बनाया था, गुरु अंगद देव ने बनाया था। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म से परिणत है। उसके बाद इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिबा जो कि पाकिस्तान में है, वहीं पर तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 में हो गया था। इनका दोस्तों जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में जन्म हुआ था गुरु नानक का। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव, और इनको साचा बादशाह इनकी उपाधि था। साचा बादशाह किसका उपाधि था? गुरु अर्जुन देव। कौवे नंबर के थे? 5वें नंबर के थे। ये अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। क्लियर हो गया। आगे आइए। 1589 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हर मंदिर साहिब का निर्माण किए थे। 1589 में, याद रखिएगा। आगे है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौवे गुरु? तो 10वें एवं अंतिम गुरु। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। अपने बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो कि सिख से संबंधित था, याद रखिएगा। 1499 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। कब? गुरु गोविंद सिंह 1499 में। आगे है गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। क्लियर। और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किया था। क्वेश्चन पूछेगा आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कथन 1 में या तर्क दोनों देख लेते हैं। उसके बाद हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होता है। दोस्तों यह जो सही है, बारहमासी होता है हिमालय से निकलने वाला नदियाँ। उसके बाद हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। तो यहाँ पर हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, जो कि सही है। दोनों सही है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर ये आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ है एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। किसमें? तो भारत के अपवाह तंत्र में। और बड़ी भू आकृति की उद विकास प्रक्रिया के तथा वर्षण की प्राकृतिक लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हिमालय अपवाह
तो हिमालय अफवाह के बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। आइए थोड़ा सा जूम करते हैं पेज को ताकि बारह दिखे। उसके बाद आइए प्रश्न पर। हिमालय अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ, जो कि सही है, और इनमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों शामिल है। उसके बाद आगे यहाँ की नदियाँ बारहमासी होता है, सही है, बारहमासी होता है, अर्थात सालों भर यहाँ पर दोस्तों पानी देखने को मिलते हैं नदी में वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों बर्फ पिघलने व घर्षण दोनों पर निर्भर करता है। ये भी सही है, बर्फ पिघलने और घर्षण दोनों पर निर्भर करता है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है, गहरे महाखंडों से गुजरती है। ये सभी नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी गहरे महाखंडों से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपवर्तन क्रिया द्वारा निर्मित है। आगे देखते हैं। आगे है महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में यहाँ पर भी आकृति घाटियाँ, छिपरिकाय व जलप्रपात भी बनाती है। ये सब नदियाँ दोस्तों भी आकृति घाटी भी बनाती है, छिपरिकाय भी बनाती है और जलप्रपात भी बनाती है। और उसके बाद आगे देखते हैं कोसी नदी जिसे बिहार का क्या कहते हैं, शोक, क्योंकि दोस्तों बाढ़ आता है और अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रहती है, मार्ग भी बदलते रहती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। और यह नदियाँ पर्वतों के ऊपर क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में क्या कर देती है, जमा कर देती है, कोसी। आइए दोस्तों आगे। उसके बाद यहाँ पर हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ, तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ पूरे डिटेल से। हिमालय अपवाह तंत्र में अनेक नदियाँ तंत्र है, यहाँ पर देखिए, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। प्रमुख देखेंगे, सिंधु नदी के तंत्र के बारे में देखेंगे। यह विश्व के सबसे नदी द्रोणियों में एक है, पूरे विश्व के सबसे बड़ी नदियों में क्या है, एक है द्रोणियों में। उसके बाद गंगा नदी के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर गंगा नदी अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व में दृष्टि से यह गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो किस रूप में, अपने द्रोणी और संस्कृति के महत्व को दोनों के दृष्टिकोण में देखते हुए गंगा जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यह नदियाँ उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो कितने मीटर से निकलती है, 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उसके बाद यहाँ पर भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गंगा है, वहाँ पर गंगा जो निकलती है, उसके बाद वहाँ पर भागीरथी नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। क्लियर हो गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। आइए ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, अगर एग्जाम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, कहीं से नहीं पूछेगा। यहाँ पर आइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैट है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से यह होता है। ब्रह्मपुत्र का नदी का उद्गम याद रखिएगा। क्लियर हो गया। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। आइए आगे, जिसका अर्थ होता है शोधक होता है। जो सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, उसका अर्थ क्या होता है, शोधक होता है। आगे अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहोंग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहोंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ आइए, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है। तो दोस्तों बस 4 राज्य का जरूरी है, 4 राज्य यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल में बनने के लिए 4 राज्य की मान्यता जरूरी है। क्लियर हो गया। उसके बाद भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। किसको, तो राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे आइए, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त है। यहाँ पर शर्त है, निम्न है, लोकसभा का आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। उसके बाद दूसरा है, इसके अलावा वे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्य के विधानसभा
कि विधानसभा की कम से कम 4 सीट जीतनी होगी। अथवा पर अथवा में है, या तो यहाँ भी लागू करेगा अथवा वो अथवा ये, तो यहाँ पर अथवा में लिखा हुआ है लोकसभा में 2% सीट हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। समझ गए दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आगे है दोस्तों, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। क्लियर हो गया। तो कि निर्वाचन आयोग क्या है, एक अस्थायी है, संवैधानिक निकाय है अस्थायी। इनका वर्णन संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 339 में वर्णित है निर्वाचन आयोग का। इसके जो वर्णन है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। आगे है, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल यहाँ पर दोस्तों निम्न है। आइए बारी बारी से सभी को देखेंगे और राजनीतिक दल से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दल, यहाँ पर चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी कमल है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पंजा, भारतीय जनता दल को पार्टी को कमल। बहुजन समाज पार्टी इसका है हाथी, असम को छोड़कर। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा तारा, याद रखिएगा। और यहाँ मार्क्सवादी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मार्क्सवादी में हंसिया है, चुनाव चिन्ह हथौड़ा और तारा। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, नेशनल पीपुल्स पुस्तक। आम आदमी पार्टी झाड़ू, ये तो आप लोग को याद नहीं होगा, आम आदमी पार्टी झाड़ू। यहाँ पर नोट में है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 2023 में चुनाव आयोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया दोस्तों। कब? तो वर्ष 2023 में समाप्त कर दिया गया। नहीं समझा तो फिर समझ लीजिए। 2023 में चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया 2023 में। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 6 हो गई है। तो अब कितना हो गया है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या? 6। आगे देखते हैं। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। 2023 में किसको दिया गया राष्ट्रीय दर्जा? आम आदमी पार्टी को दिया गया है 2023 में। आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? किस क्षेत्र में? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। आगे है, भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। क्लियर हो गया। आगे आइए अगले प्रश्न। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ चरण 1904 और 4 से लेकर 11 के बीच में दोस्तों देखने को मिला था। उसके बाद वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। उसके बाद सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण वर्ष 1912 से लेकर 18 ईस्वी के बीच। इनमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियम अधिमित कर वर्ष 1904 को अधिनियम के दोषी को दूर किया गया था। जो दोषी था ना उसमें दूर किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्बू बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल। इसका आंसर एक सिंधु नदी पर स्थित है। और यहाँ पर निम्बू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर स्थित है। और सिंधु नदी यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, सिंधु नदी लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर हो गया, जम्मू कश्मीर। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है, यह महाराष्ट्र का सबसे क्या है बड़ा बांध है और इसे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और इनका निर्माण 1863 में हुआ था। क्लियर हो गया। पेरियार मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में था, केरल में स्थित है। और क्या है, यह गुरुत्वीय बांध है। पेरियार जो है मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है और यह जो है गुरुत्वीय बांध है। और इसका जलाशय चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत कुल नदी घाटी परियोजना निम्न है। आइए देखते हैं निम्न है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भांगरा नंगला परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। कौन सा है? भाखरा नंगला बांध परियोजना सतलज नदी पर है और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। आगे देखते हैं।
पोग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकाऊ परियोजना यह जो है दोस्तों ताप्ती नदी पर है। यह परियोजना गुजरात में है जो कि यह ताप्ती नदी पर है। और बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है, क्लियर हो गया, जो कि बिहार में है। आगे क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि को क्या अभिप्रेरित है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर डी, मुद्रा मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमत सतत रूप से बढ़ती है। क्लियर। मुद्रा का मूल्य घटता है जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा का मूल्य घटेगा तो मुद्रास्फीति कहलाएगा। आगे देखते हैं, जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगता है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। उसके बाद मुद्रा मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति अवस्था है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? वह कौन सा पार्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित समाज शोषण मुक्त मोर्चा मंच। यह जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी देखेंगे। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किए थे भीमराव अम्बेडकर। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अम्बेडकर और समाज समानता संघ की स्थापना भी भीमराव अम्बेडकर किए थे। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना भी भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पर 1942 में अनुसूचित परिसंघ की स्थापना भीमराव, उसके बाद भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना भी भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो दोस्तों लगभग 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, आधा घंटा का वीडियो हो चुका है दोस्तों। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में असुविधा होगा, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर दोस्तों इसके बाद फिर 10 क्वेश्चन और अपलोड करेंगे। 10 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, हाँ 10 क्वेश्चन अपलोड करेंगे ताकि 10 क्वेश्चन फिर आधा मिनट का हो सॉरी दोस्तों 30 मिनट का हो जाएगा, अर्थात आधा घंटा का हो जाएगा। तो इस तरह 10 क्वेश्चन दोस्तों कर करके हम छोटा छोटा वीडियो बना के डाल देंगे, जो कि वीडियो आधा घंटा का लगभग होगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, डेली देखिएगा दोस्तों, डेली अपलोड करेंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।